हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? वीडियो पसंद आ रहे हैं? लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था लॉग एंड एंटी लॉग। ये कह सकते हो इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, सभी लोग घर में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में होने के कारण सब लोग बोरियत महसूस कर रहे होंगे। कोई अपने कैरियर को लेकर, कोई अपने दोस्तों को लेकर, दोस्तों से मिलने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो मिस कर रहे होंगे। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सभी लोग प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। तो निराश नहीं होना है। कुछ लोग उदास हो जाते हैं ना कि प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे मिलेगा। तो एक छोटा सा कहानी में बताता हूँ, हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है। इस पंचलाइन को नोट कर लो, लिख लो, रख लो, दीवार पे लगा लो कि मायूस नहीं होना है, हमेशा सिलेक्शन हो के रहेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जेई और नीट पे सिलेक्शन कैसे होगा। तो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन वहीं पे होता है, स्टडी। कंटिन्यूस स्टडी करना है तुमको। एक छोटे से एग्जाम्पल क्या कहते हैं, तो कहानी के टाइप में है। एक व्यक्ति था वो धोबी होता है, उसका गधा होता है। तो धोबी अपने गधे के साथ जंगल से गुजर रहा था। कहाँ से? जंगल से गुजर रहा था। तो जब गधा चल रहा था, तो अचानक क्या हुआ? गधा जानते हो गधा ही होता है। सामने कुआं आ गया और गधा उस पे गिर गया। अब सोचो, तो गधे का जो मालिक था उसने बहुत प्रयास किया। आसपास जंगल था, कोई था नहीं। कई तरीकों से उसने सोचा कि गधे को कुएं से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसका सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। अंत में उसने सोचा, क्या सोचा? कि गधे को इस कुएं में ही दफना दिया जाए, मिट्टी डाल के, अथवा अन्य जानवर इसको खाएंगे। तो उसने क्या किया? पास में गया, पास से जो मिट्टी ला ला के उस गड्ढे में या कुएं में डालने लगा। ज्यों ही मिट्टी डालता तो गधा जो खड़ा हुआ था कुएं के अंदर, झिटक के मिट्टी इधर उधर कर देता और मिट्टी नीचे हो जाए और मिट्टी के ऊपर पैर रख देता। इस प्रकार लगातार धोबी उस गड्ढे में मिट्टी डालता रहा और धीमे धीमे गधा उस मिट्टी के ऊपर चढ़ चढ़ के ऊपर आता रहा। समझ में आया? तो धीमे धीमे से गधा ऊपर आ गया। इस प्रकार अब देखो, जहां पे गधे के मालिक के अंदर निराशा आ गई थी कि अब कोई भी इस गधे को इस गड्ढे से किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता है, और मालिक ने उसको स्वयं दफन करने की सोची और दफन करने के लिए मिट्टी डाली, उसका क्या यूज हुआ? वो गधा उस मिट्टी के ऊपर चढ़कर ऊपर आ गया। तो वहां पे प्रॉब्लम, उसका सलूशन उसी के पास था, उसी के आसपास टहल रहा था। तो इस प्रकार जिंदगी में, लाइफ में कहीं मायूस नहीं होना है, हमेशा डट के रहना है, लगे रहो, जिंदगी जियो, मौज करो। यहाँ पे कुछ आने के इक्विलिब्रियम है, स्टार्टिंग करते हैं आज। तो इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, मतलब ये सब कह सकते हो कि लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर में कवर होगा ये। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड और बेस की जो थ्योरीज हैं कई साइंटिस्ट ने अपने अपने वे में दिया है। अरीनिस अपने दिया है, ब्रोंस्टेन एंड लॉरेन अपने दिया है, ठीक है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था एसिड और बेस को डिफाइन करने का। सेकंड मेन पॉइंट आएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट होंगे, जैसे वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ोगे? आयोनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ोगे। के सी हो जाए, के हो जाए, के बी हो जाए, के डब्ल्यू। के रिप्रेजेंट एसिड, ये बेस, ये वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाएगा पीएच। इसको अच्छे से पढ़ना है, पीएच वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। कॉमन आयन इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहेगा, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसका बफर सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्ट हाइड्रोलिसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक मुझे कवर करने हैं, मतलब इस आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं। चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस।
तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, एसिड और बेस बाद में पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट आ जाएगा, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम किसके बीच मेंटेन होगा? आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में, या आयंस टू आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो इसको देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट A प्लस B माइनस गोज टू AB, दीज आर आयंस, ये क्या है? आयंस हैं, और दिस इज द मॉलिक्यूल, क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच का यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है उसे बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। हो सकता है आयंस और आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, कोई भी ले लिया, A प्लस B माइनस गोज टू C प्लस D माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इधर भी आयंस हैं और इधर भी आयंस हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आयंस और आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम मेंटेन विद आयंस एंड आयंस, मतलब रिएक्टेंट आयंस एंड प्रोडक्ट आयंस। तो यहाँ पे आयोनिक इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा, व्हिच इक्विलिब्रियम इज मेंटेन विद इन द आयंस इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना सारे पॉइंट? इसको फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम को लिख लेना, आयोनिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम मेंटेन with in ions within ions ऑब्लिक मॉलिक्यूल, मतलब आयन टू आयन ऑब्लिक आयन टू मॉलिक्यूल के बीच जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है उसे बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखते हैं, थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे एक वीक एसिड है CH3COOH, इसको एक्वस फॉर्म, एक्वस क्या, AQ क्या रिप्रेजेंट करेगा? वाटर में इसको हमने डिजॉल्व किया। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो एक वीक एसिड है, तो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा? CH3COOH माइनस प्लस H प्लस, एक्वस। सारा काम कहाँ होगा? सारा काम पानी के अंदर, तो एक्वस रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल है और ये आयंस है, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम है दिस इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम। सभी को समझ में आया यहाँ तक? नोट डाउन कर लो। देखो, आयंस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया था माइकल फैराडे, ठीक है। तो फैराडे साहब ने बताया कि आयंस जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में पाए जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के सॉल्यूशन में। लेकिन इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू फैराडे, A/C, अकॉर्डिंग टू फैराडे ईच सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आयन, मतलब प्रत्येक सॉल्यूशन में आयंस नहीं पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे। कैसे? उन्होंने बताया कि शुगर सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आयंस। अगर तुमने शुगर लिया, उसको वाटर में मिक्स कर दिया, तो उसमें आयंस नहीं होते हैं। ये कैसे देखोगे? झांक के देखोगे क्या, या पी के देखोगे? ऐसा नहीं है, उसको एक प्रोसेस है। अगर हमने शुगर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, अगर शुगर सॉल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब प्रोवाइड होती है, तो क्या कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? शुगर सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है?
प्रोवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ये क्या कहलाएगा, नॉन कंडक्टर। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। पॉइंट समझ में आया कुछ? शुगर सोल्यूशन हमने लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं जा पा रही, इसलिए तुम्हारा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रहा है तो इस टाइप के जो सोल्यूशन होंगे उनका एक नया नाम दिया जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए शुगर सोल्यूशन जो होता है, यहाँ क्या होता है, शुगर सोल्यूशन एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो शुगर सोल्यूशन, इसको ऐसे ना लिखो, बाद में बताते हैं। अच्छा देखो साल्ट सोल्यूशन, देखो हमने खाने का नमक घर वाला अपना वही और क्या, टाटा टाटा नमक लिया, उसको मिक्स कर दिया वाटर में, तो जब देखा गया उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई तो कंडक्शन हो रहा था, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही थी, मतलब क्या, साल्ट सोल्यूशन इज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो साल्ट सोल्यूशन में क्या है, आयंस है, और शुगर सोल्यूशन में क्या था, मॉलिक्यूल्स थे। तो साल्ट सोल्यूशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। कौन सा, आयोनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, क्यों, यहां पर आयंस की प्रेजेंस है। चलिए अब यहां दो वर्ड आते हैं, द सोल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, द सोल्यूशन व्हिच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लिख लेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी is known as electrolyte. Clear? For example, salt aqueous solution. साल्ट को वाटर मिक्स करने पे जो सोल्यूशन मिलता है उसे बोलते हैं साल्ट एक्वस सोल्यूशन, और ये तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आएगा शुगर सोल्यूशन, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाएगा, शुगर सोल्यूशन। देखो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख देते हैं, सच सोल्यूशन that do not conduct electricity is known as non-electrolyte. Is known as non-electrolyte. For example, sugar solution. ठीक है, कैसा रहेगा, इक्वस रहेगा। अगर चीनी को हम लोग वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शुगर सोल्यूशन बनेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो प्रोवाइड नहीं होगी। ये दो पॉइंट समझ में आए सभी को? देखो इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं, व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बेस साल्ट ये भी आएगा, इसमें भी एसिड बेस साल्ट, मतलब 100% आयोनाइज हो जाएंगे, वीक वाले 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा एसिड एंड बेस का। क्या, एसिड ऑब्लिक बेस, यहां से मेन स्टार्ट होता है अब चैप्टर। तो एसिड और बेस, तो एसिड और बेस को कई साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है अपने अपने वे में। तो एक अर्हीनियस साहब थे, तो अर्हीनियस एसिड क्या कहलाते हैं, तो अर्हीनियस साहब ने अर्हीनियस एसिड को डिफाइन किया। तो सच सब्सटेंस
which give H plus ion on dissolving in aqueous मीडियम। एक्वस मीडियम मीन्स होता है वाटर में डिजॉल्व करने पे जैसे सब्सटेंस तुम्हारा H प्लस आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा, अर्हीनियस एसिड कहलाएगा। तो सच सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन ऑन डिजॉल्विंग इन एक्वस मीडियम इज नोन एज अर्हीनियस एसिड। अर्हीनियस एक महान 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 साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अब देखो इसको रफ कर रहे हैं, मजेदार वीडियो रहना चाहिए। चलिए तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। अर्हीनियस साहब ने बताया, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl तुम्हारा वैसे गैस फॉर्म में होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में होगा तो एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये रहेगा H प्लस OH माइनस एक्वस एक्वस, H प्लस और OH माइनस एक्वस और एक्वस देगा, ठीक है, समझ में आया ना। दूसरा आता है H2SO4, एक्वस ले लिया तो ये बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, सारा क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, इसको नहीं बोलना है। HClO4 हमने क्या ले लिया, HClO4 ले लिया, तो ये भी क्या देगा, मैक्सिमम टाइम में दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारे क्या रहेंगे, 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H प्लस ClO4 माइनस, ठीक है, H प्लस ClO4 माइनस। अब ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। थोड़ा सा वीक के विषय में जानते हैं। वीक में आ जाएगा, अगले वाले तुम्हारे कैसे एसिड हैं, वीक एसिड हैं। तो वीक एसिड में अर्हीनियस ने वीक एसिड कौन कौन से बताए हैं, देखो देखो पहला होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो क्या देगा, H प्लस CH3COO माइनस एक्वस एक्वस, मीन्स 100% डिसोसिएट नहीं होगा। इसके बाद HCN, ये भी एक्वस है, तो ये क्या होगा, ये भी तुम्हारा वीक एसिड है, तो H प्लस इक्वस प्लस CN माइनस एक्वस, ये तुम्हारा देगा। या फिर B, एक होता है बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस, ये भी तुम्हारा कैसा बोरिक एसिड है, ये भी तुम्हारा क्या देगा, B, और क्या देगा ये, OH का होल 4 प्लस H प्लस इक्वस, ठीक है, सारा कुछ इक्वस रहेगा। जिसे उन्होंने बोरिक एसिड, इसको बोलते हैं साइनाइड, ठीक है, एसिड कहलाएगा। ये तुम्हारा एसिटिक एसिड जानते ही हो, हाइड्रोजन साइनाइड होता है तुम्हारा। तो दीज आर द वीक एसिड, मीन्स ये 100% डिसोसिएट नहीं होंगे।
दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब 100% डिसोसिएट होंगे, तो इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा क्या? इनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन इन सब में होगा। चलिए कुछ आगे, देखिए सेकंड आता है अर्हीनियस बेस। अर्हीनियस बेस क्या होते हैं? व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन इक्वस मीडियम। ऐसे सब्सटेंस जिनको इक्वस मीडियम वाटर के साथ ऐड करने पर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, अर्हीनियस बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग में ले लेंगे कौन सा आ जाएगा? NaOH। इक्वस रहेगा तो ये Na प्लस इक्वस OH माइनस इक्वस में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? NaOH गिव्स Na प्लस प्लस OH माइनस आयन। और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट इज आल्सो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तुम्हारा Ba+2 प्लस इसके बाद 2OH माइनस, इक्वस लगा देना, यहां पर भी इक्वस लगाएंगे तो ये सारा काम इक्वस, ये भी इक्वस। पॉइंट समझ में आया? वहां वीक एसिड देख लो, वीक बेस, एसिड तो देख चुके हो ना, तो वीक बेस में तुम्हारा आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द वीक बेस। तो वीक बेस जो रहेगा 100% डिसोसिएट नहीं होगा, अमोनियम आयन में प्लस OH माइनस, कहां ब्रेकडाउन हो रहा? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। क्लियर? OH माइनस आयन को हम लोग हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो ये था तुम्हारा अर्हीनियस बेस, ठीक है। अब आता है इनका एप्लीकेशन क्या होता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन, इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। देखो एप्लीकेशन इसका देखो, तो एप्लीकेशन में क्या है? इट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इन एक्वस मीडियम। मीन्स कोई भी ऑक्साइड है अगर उसको वाटर में ऐड करते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? एसिडिक नेचर वो शो करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं अर्हीनियस एसिड। देखो CO2 गैस है, इसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है बताइए? H2CO3, ठीक है, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। CO2 plus H2O gives H2CO3 is known as कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यहां पे क्या है, नोट कर देते हैं कि CO2 plus H2O gives H2CO3, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। बैलेंस है, बैलेंस है, क्लियर? अब देखो मान लीजिए हमने CO2 को वाटर में ऐड किया तो इसका नेचर कैसा आएगा? वाटर जो सोल्यूशन बने कैसा बनेगा? एसिडिक नेचर का बनेगा। ये इसका एप्लीकेशन है, अर्हीनियस जो भी तुमको बताया गया एसिड और बेस का, उसका एप्लीकेशन है। अगर हमने सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 को वाटर में ऐड किया तो H2SO4 एक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। इनकेस अगर Cl2O7 लिया हमने, ठीक है, उसको वाटर में ऐड किया तो HClO4 का फॉर्मेशन होगा। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, HClO4, H2SO4, HCl, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब मीडियम कैसा रहेगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा। इसका एक एप्लीकेशन ये है। देखो इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखो, इट आल्सो एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड और बेसिक नेचर देखो, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड लिया,
या सोडियम ऑक्साइड लिया या बेरियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे, किसमें वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नेचर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस उठ रहा है, Na2O प्लस H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करने पर क्या बनना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, बोथ आर द स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बेरियम ऑक्साइड को ऐड कराएंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सभी केस में क्या बनना है स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन हो जाएगा ये डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, क्लियर। किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को अगर हमने सोल्यूशन में ऐड किया तो उसका एसिडिक और बेसिक नेचर कौन बता रहा है, तो यह एक्सप्लेन बाय द अरेनियस थ्योरी अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस। नोट सबसे इंपॉर्टेंट, 1000 रुपए का निकालो नोट, उसमें नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू अरेनियस H2O इज न्यूट्रल। H2O का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। आज के लिए इतना ही, सभी लोग वीडियो को कई बार देखें, जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करें, नहीं हो रहा है व्हाट्सअप करें, फिर भी नहीं हो रहा कमेंट करें, अदरवाइज फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।